खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। क्या वाकई में सरकारी स्कूलों को खुलना चाहिए? अगर खुलना चाहिए तो गाइडलाइंस क्या होंगी? और अगर सरकारी स्कूल राजस्थान में खुले तो क्या वाकई में सरकारी स्कूल इसके लिए तैयार हैं? बहरहाल गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से आएगी, लेकिन फिर भी जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं उसके बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलते हैं। क्या खुल पाएंगे? आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद है पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कांवड़ जी, और हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। दिनेश जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि पेरेंट्स डरे हुए हैं। बच्चों को स्कूल अभी शायद वो भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके भविष्य को लेकर चिंता जरूर होगी, लेकिन कोरोना पहली चिंता। आपको लगता है कि 1 जुलाई से अगर स्कूल खुलने का फैसला होता है तो राजस्थान के स्कूल इसके लिए तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो फैसला किया जा रहा है अभिभावकों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 15 अगस्त से पहले कोई भी विद्यालय नहीं खोला जाएगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कोरोना का आक्रमण चालू हुआ, जब राजस्थान में 3 केस थे, तब लॉकडाउन लगा था और आज प्रतिदिन 400 से 500 केस निकल रहे थे। ऐसी स्थिति में विद्यालय के खोलना कहीं भी अभिभावकों के हित में नहीं है। दूसरा, मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, वो अभिभावक भी जान चुके हैं कि ये जो वर्तमान में अगर विद्यालय खुलते हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे, बल्कि एक मौत का कुआं है जिसके अंदर अपने बच्चों को डाल रहे हैं। अनिल शर्मा जी, पहली रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा जीवन के लिए। ठीक है अनिल शर्मा जी, अगर ये स्कूल नहीं खुलते तो फिर क्या होगा? अनिल शर्मा जी। सर देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। निश्चित रूप से हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू होते हैं। अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव तो बच्चे पे पड़ेगा। वो शिक्षा से पहले ही 3-4 महीने दूर है और आगे दूर हो जाएगा तो उसकी आगे शिक्षा इफेक्ट होगी। और उसके अलावा जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो लघु और मध्यम दर्जे के जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनके पेरेंट्स के पास तकनीकी नहीं है, वो ना ऑनलाइन ढंग से ले पा रहे हैं, ना वो ऑफलाइन से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे दूसरे उनके जो कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी 2-4-5 हज़ार सैलरी है, उनको 3 महीने की पहले नहीं मिली, लॉकडाउन के चक्कर में बंद था, फीस नहीं आ रही और आगे नहीं चलेगा तो उनके रोजगार को संकट आएगा। तो बच्चे के साथ भी संकट है और टीचर के साथ भी रोजगार का संकट है। तो इसका बीच का रास्ता है जो निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता क्या? बीच का रास्ता सबसे अच्छा ये हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो छोटा मोटा रूप स्कूल वाले दे रहे हैं वो दें, स्कूल वाले फीस को 50% कर दें। में कहां ये पॉसिबल होगा सर? गरीब का बच्चा कहां से ऑनलाइन पढ़ेगा? मैं बता दूं। ठीक है गिरिराज गर्ग जी, मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए। गिरिराज गर्ग जी, वैसे भी राजस्थान सरकार काफी संवेदनशील है, स्कूलों को अभी तक ओपन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में बताया कि दरअसल संवेदनशीलता के साथ राजस्थान के स्कूलों का हाल बद से बदतर है। उनको खोलना वैसे भी वर्तमान स्थिति में सही लगता नहीं। तो क्या माना जाए कि इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा और कम से कम जो 1 जुलाई से नॉर्मली स्कूल खोलते हैं वो तो कम से कम नहीं खुलेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार उस गाइडलाइन को देखते हुए ही फैसला करेगी। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ही 14 मार्च को, तो केंद्र सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने 14 मार्च को ही स्कूलों को इसीलिए लॉकडाउन किया था कि बच्चों का भविष्य और बच्चों का जीवन जो है वो देश का भविष्य है बच्चा, इसलिए उसको स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन सर मुझे ये बताइए, मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने ये बताया कि कितने हजार स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं, कुछ स्कूल ऐसे जो 5वीं तक एक कमरे में चल रहे हैं, सैकड़ों स्कूल ऐसे जो 8वीं तक एक कमरे में चल रहे हैं और हजारों स्कूल ऐसे जहां सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा है। देखिए, ये स्थिति आपने बदली क्यों नहीं और अभी तक ये बदली क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी स्थिति अच्छी है। हम तो मान लिए कि आप एक क्लास में 35 बच्चे बिठाओगे, 40 बच्चे बिठाओगे, 100 भी नहीं बैठेंगे, लेकिन तो भी वो बच्चे जिनको जिस काम के लिए मना किया जाता है उनका बालमन उसी काम को करने के लिए अग्रेसित होता है। उनको जिस काम के लिए आप रोकोगे, जो ही मौका मिलेगा बच्चा वही काम करता है। तो उस बाल मन को अपन कहां तक समझा पाएंगे? क्या बच्चों को सर एक कमरे में अगर 2 गज की दूरी मेंटेन कर दी गई तो 10 से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि और 10 से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे तो 10 दिन के बाद दूसरे बच्चे की बारी आएगी। 5 ही बच्चों को बिठा दो, लेकिन जो ही टीचर या स्टाफ वहां से जाएगा वो 5 बच्चे भी एक जगह आएंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारी प्रायोरिटी बच्चों का जीवन है, तो स्कूल नहीं पढ़ाई खुलने बाद चाहिए। में है। पहला बच्चों का सुरक्षित जीवन है। आज मेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पहले दिलाऊंगा बजाय उसको एग्जाम दिलाने के। तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा तो हम आगे भी पढ़ा लेंगे। आपको मैं रोकना चाहूंगा,
आप भी हमें फोन करके बता सकते हैं कि क्या वाकई में राजस्थान के अंदर स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रामदेवरा से, दिनेश चौहान जी। दिनेश जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है, जैसे कि 1 जुलाई से स्कूल खुले, तो मेरा ये सवाल कि नेत्रहीन बच्चों के लिए क्या कोरोना वायरस से खतरा नहीं होगा क्या? नेत्रहीन जी ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सिरोही से, महावीर जैन जी। महावीर जी पूछिए क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चों का स्वास्थ्य पहले ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी जी। और जो गांव में स्कूलों की स्थिति है और एक साथ बैठने की जो स्थिति है, उसको देखते हुए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जब हम मंदिर और धार्मिक स्थल भी नहीं खोल रहे हैं तो स्कूल को तो बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए अभी वर्तमान हालातों में, जब तक की व्यवस्था सही नहीं हो जाए, कोरोना का खतरा न टल जाए, तब तक छोटे बच्चों को स्कूल किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ ले लूंगा। क्या वाकई में मुमकिन है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं जालोर से, हनुमान जी जुड़े हैं। हनुमान जी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। सर मेरा कहना यह, मैं खुद एक स्कूल संचालक हूँ जी, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो बातें टीवी पे दिख रही है वो शहरों की हो रही है। लगभग गांवों की स्थिति बड़ी अलग है, वहाँ स्थितियाँ बड़ी विकट है। पेरेंट्स समझदार भी, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी छूट जुलाई से यदि मिल जाएगी तो जो स्कूल के स्टाफ है उनका भी काम चल जाएगा। नहीं तो स्थितियाँ गाँव में ये है कि स्कूल का जो स्टाफ है आज नरेगा पे जा रहा है जी ना। स्कूल की जो फीसें आनी थी, जो मार्च अप्रैल में आनी थी गाँव में, उसी समय फीसें आती है और एक मुश्त आती है। महीने की फीसों का गाँव में नहीं है, फसल कटाई पे फीस आती है और वो नहीं आई तो स्कूल संचालक तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, तो स्टाफ का भी काम नहीं चल रहा। अभी जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे तो संचालक के पास भी सुसाइड के अलावा कोई विकल्प नहीं है और स्कूल का जो अध्यापक है उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके व्यवसाय को चलाने के लिए और आपके रोजगार को चलाने के लिए हम अपने बच्चों की बलि दे दें क्या? आपको तनख्वाह देनी है, आपको जीवन यापन करना है, इसके लिए हम अपने बच्चों को काल कोठरी में डाल दें, उस मौत के कुएं में हमारे बच्चों को ले जाके डाल दें। जहां पर वो ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बच्चों को भेज दीजिए। दाह संस्कार के लिए मात्र 20 लोगों की परमिशन है, जहां पर कि समझदार लोग जाते हैं। शादी में 50 लोगों की परमिशन है, जहां पर मैच्योर लोग जाते हैं। और शिक्षा का जो केंद्र है, जहां पर कि छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, जहां पर संख्या हजारों में, वो आप खोलने की आजादी दे रहे हो। तो अब कौन सा निर्णय लेना चाह रही है? अच्छा मुझे जरा बताना, राजस्थान में कौन सा सरकारी स्कूल है जिसमें संख्या हजारों में है सर? बिल्कुल जरा बताना। दूर मत जाइए, हमारे विद्याधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 850 बच्चे हैं उसी के अंदर। आप दूर हजारों में आप कह रहे हैं, मैं इसलिए जाना चाहूँ, उसमें कमरे भी बता दीजिए कितने हैं जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन से में? जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आप एग्जांपल दे रहे हैं, हर कमरे में 40-50 बच्चे हैं, हर कमरे में 40-50 बच्चे हैं। तो सर कोई व्यवस्था हो सकती है ना, अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या व्यवस्था हो सकती है आप बताइए। छोटे छोटे बच्चों को आप कहां तक रोकेंगे, कहां तक कंट्रोल करेंगे, आप बताइए जी, कहां तक कंट्रोल करेंगे? अनिल शर्मा जी मैं बताऊं ऐसा है कि उन बच्चों को रुकिए 2 मिनट, रुकिए सर, दिनेश कांवड़ जी रुकिए सर। कोई इस बात को, सर मुझे नहीं लगता कि देश का कोई एक आदमी ऐसा होगा जो ये कह रहा होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिए, उनको जबरदस्ती भेजिए सर। ये सब कहने कोई विकल्प तो ऐसा थोड़ी ना कि अंतहीन तक के लिए उनको बंद कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं 2 महीने 3 महीने की पढ़ाई में सर रुकिए, अब सर रुकिए, दूसरों को बोलने दीजिए। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, देखिए एजुकेशन का निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, प्रतिदिन का फर्क पड़ता है। आप तो करें 2 महीने की, हाँ बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रखती है। ये सारी स्थितियां सरकारी स्कूल में हो सकती है, पर हमारा कहना यह है कि पहली बात तो बड़े बच्चों को पहले दिया जाए। 11-12 के बच्चे जो बोर्ड क्लासेज के हैं, वो बच्चा थोड़ा समझता है। बोर्ड एग्जाम क्यों करा रही है सरकार? फिर रोकिए ना उसको, क्यों करा रही है एग्जाम? अगर आपको लगता है सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं आपके पास, तो मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट में जहां व्यवस्थाएं हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाए और बड़ी क्लासेज है उन बच्चों को अल्टरनेट डेज के हिसाब से भेजा जाए, नंबर 1। उसके बाद अगर कोई नहीं आना चाहता, ऑप्शनल कर दिया जाए, तो बच्चा घर पे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ ले और उसकी फीस 50% हो जाए, तो पेरेंट्स भी बियर कर सके, बच्चा एजुकेशन से छूटे भी नहीं। ये नाटक जो कांवड़ साहब कर रहे हैं वो पैसे का ज्यादा है। आपके साथ जो लोग खड़े थे उनका एक का बच्चा नहीं पढ़ता। बात सुनो, स्कूल मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना। तो आप किस बड़े स्कूल में पढ़ाते हो तो फर्क क्या पड़ता है? सारी सुविधा है, वो तो फीस भी ले रहा है। जहां पर गुंजाइश वहां पढ़ा रहा है, उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपसे थोड़ी पूछेंगे मामले बच्चों को बड़े के जहां पढ़ा रहे हो, मैं यही तो कह
रहा हूँ थोड़ी लेंगे कि आप ही तो बड़े लोग बहस करते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फीस के लिए आप ऑनलाइन का फंडा मैंने कभी नहीं कहा। ऑनलाइन से 5-5 घंटे बच्चा मोबाइल पे आपका नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो, नरेंद्र मोदी तो फिर क्यों करे? मतलब क्या कर रहा है? ऑनलाइन के लिए बच्चे 5-5 घंटे बच्चे बैठ रहे थे, ऑनलाइन तो होगा ही होगा। वो आंखों से परेशान, दिमाग से ये परेशान, सब बेकार की बात है, डॉक्टरों का नाटक है ये सब डॉक्टरों के नाटक है। स्कूल अपनी फीस के लिए हमारे बच्चों की बड़ी लेना चाहते हैं। हम तो कहते हो लिख लिख के दे दो, हमारे बच्चों की जीवन की गारंटी दो, लिख के आप देंगे ना, दो एक एक बच्चों की गारंटी आप लोग। जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हमारी हम होती तो है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस साल को जीरो दोनों ईयर रुक घोषित करके सब दोनों बच्चों रुक को प्रमोट किया जाए। बांसवाड़ा से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी। आशीष जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? दिनेश कांवड़ जी रुकिए सर प्लीज, लोगों को सुन लीजिए। आशीष जी क्या कहना चाहते हैं? लगता है इनसे कॉल हमारा कट गया। बीकानेर से कॉलर जुड़े हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? गिरिराज गर्ग जी सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये फाइट तो रहेगी क्योंकि निजी स्कूलों को अपने स्कूल को चलाना है, उनको फीस देनी है, उनको मेंटेन करनी है चीजें, और पेरेंट्स को बच्चों का भविष्य है उतना ही जरूरी जितना उनकी जिंदगी। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोई तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है कि बच्चों का भविष्य भी बचे, शिक्षा भी आगे बढ़े, स्कूल भी बचे और कोरोना से भी बचे? देखिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ निर्णय करते हैं और बच्चों का भविष्य जो है वो पहली प्राथमिकता है कि भविष्य बच्चे का सुरक्षित रहे, बच्चा स्वस्थ रहे और बच्चा किसी भी तरह से संक्रमित नहीं हो जी। लेकिन उसके साथ साथ जैसा सरकार भी सोच रही है, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो। आज केंद्र सरकार जब आगे बढ़ के ये कह रही है कि शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया जाए, एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दी जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई रास्ता जो है बच्चों की शिक्षा भी हो, बच्चों का स्वास्थ्य भी। राजस्थान में वाकई में रास्ता आपको दिखाई देता है जहां स्कूल के कमरे नहीं है, नहीं पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वहां ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है कुमकुम हमारे साथ जुड़ी है चित्तौड़गढ़ से। कुमकुम जी कहिए क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी हेलो मैम कहिए क्या कहना चाहते हो? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो जी मैम मैं कहूंगा कि आप दोबारा कॉल जी कहिए। हेलो आप ये जो बहस कर रहे हैं ना, हेलो मैम बोलिए और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो मैम दोबारा कॉल कीजिए और अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फोन से सीधा बात कीजिए मैम, क्योंकि वो डिले होगा, आप बात नहीं कर पाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को और ये अध्यक्ष स्कूल के शिक्षा के हैं इनसे कि ये क्यों पढ़ाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि बच्चा 3 महीने या 2 महीने नहीं पढ़ेगा तो क्या आफत आ जाएगी? जी आपको जो फीस लेनी है लीजिए, कंटिन्यू जो सेशन रखना है रखिए, लेकिन जो बच्चे आज एक एक क्लास में, आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं भी बड़ी स्कूल में चले जाओ, वहाँ 45-45, 40-40 बच्चे एक क्लास में हैं जी। और जो बच्चा मास्क लगाना नहीं जानता वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा या कैसे क्या रहेगा? आज जो हमारी बस की फैसिलिटी है या वैन की फैसिलिटी है उसमें कितने बच्चे जानते हैं, ये पूरी जनता जानती है। ठीक बात है। तो उनको वो कैसे मैनेज करेंगे? सर आज बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या वाकई में इसको कितना आगे तक टाला जाए, क्योंकि जब हर कोई ये कह रहा है कि कोरोना के साथ जीना है तो कभी तो इसकी शुरुआत किसी एक व्यवस्था के साथ करनी होगी। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गाइडलाइन है सर, बेसिकली ऐसा है कि उनका आपत्ति सही है, मैं भी सहमत हूं। मेरा बच्चा होगा तो मैं भी 4 बार सोचूंगा। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इसकी बाकायदा गाइडलाइन तैयार की है जहां बच्चा अल्टरनेट डे जाएगा और 6 फीट की दूरी। तो अगर 30 बच्चे क्लास में हैं तो वो बच्चे कितने आएंगे? मात्र 10 बच्चे ही तो आएंगे एक दिन। तो वैन में भी सुविधा की गई है, सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। मैं ये नहीं कर रहा, उसमें भी ऑप्शन कर दो। वैन की क्या गारंटी है, ड्राइवर की क्या गारंटी है, स्टाफ की क्या गारंटी है? वो 50 जनों से मिलेगा बच्चा। पिता जो काम करने जा रहे हैं उसकी क्या गारंटी है? कोई नहीं समझदार है, मैच्योर आदमी कुछ भी करेगा। बच्चा भी समझदार है। अच्छा नहीं, वैन का ड्राइवर क्या लाएगा मैच्योर है? कुछ नहीं समझते, जिनके दैनिक कार्यक्रम माताओं को करने पड़ते हैं, भाई जी को करना पड़ता है। सिर्फ आप
सिर्फ मैं आप आज लोग की नहीं निजी कर रहा ना। स्कूल वाले अपनी फीस के लिए कब हमारे तक बंद बच्चों को रखोगे? जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, जब कभी तक नहीं कोई होगा, बच्चा 2 साल तो स्कूल खत्म भेजेंगे। नहीं हो, बिल्कुल 2 साल तो भेजेंगे। नहीं होगा। हम देखेंगे बंद भविष्य करो क्या होगा। लॉकडाउन, क्यों चला रहे आपके हैं? कहने से 2 साल क्यों नहीं खोल होगा, रखा है? आपके कहने से 2 साल नहीं डॉक्टर होगा, कह रहे हैं। आप लोग भविष्यवक्ता हो गया कि 2 डॉक्टर साल नहीं कह रहे हैं, होगा, मैं काहे को कह रहा हूं? आप लोग भविष्यवाणी कर रहे हो क्या कि 2 साल नहीं होगा? यार, भविष्यवाणी आप करनी लोग पड़ेगी, सब- आप लोगों को सब अकल कुछ नहीं है तो हमें आपके तो करनी स्कूल- पड़ेगी। सब निजी स्कूल किसने कहा नहीं भविष्यवाणी करनी करने पड़ेगी? लगे 2 हैं। साल दुनिया कह रही है, हम नहीं मैं कह ठीक है, रहे। आप दोनों रुक जाइए, भविष्यवाणी दोनों रुक करने जाइए। लगे हैं। रघुवीर जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं चूरू ऑनलाइन से। क्लास से रघुवीर जी बच्चों का कहिए क्या मानसिक कहना स्तर चाहते हैं? खराब हो गया और 50-50 हजार का खर्चा एक रघुवीर जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल खोलने की बहस चल रही है आपके यहाँ पे, जी तो हेलो सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए सर, आपकी बात सुन पा रहे हैं, आप सीधी बात कहिए। टीवी का वॉल्यूम बंद करो। हेलो जी बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूलें खुलने की बात हो रही है ना जी ये सर, इसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला कैसे चलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी आप खुद बता रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, बताइए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही कमरे में चल रहे हैं। जी तो एक कमरे में चलने वाले में ये 2 गज की दूरी है, बच्चे तो 4 ही आएंगे एक कमरे में अगर दूरी से वो बिठाते सरकारी हैं। बात। स्कूलें बंद करिए ना, उनको कौन कह रहा है चलाएं? हाँ, सरकारी स्कूल ठीक है, बंद मनीष करो, पारिक जी ऐसे हमारे पेरेंट्स साथ भी जुड़ रहे हैं। शरण रुकिए में आ जाएंगे। रुकिए, वो तो थोड़ा वो जो देर से वो आए भी आ हैं जाएंगे मनीष बंद पारिक करो जी। में। ये तो मुफ्त मनीष है पारिक सरकार जी, की। तो इन मनीष दुकानों पारिक पे जी, आए, वो भी सर रहेंगे, बहस इस वो मुद्दे पर हो रही है कि वो क्या बच्चे वाकई में वो स्कूलों को बच्चे खुलना बच्चे चाहिए, नहीं ग्राहक खुलना बन के चाहिए? इनकी दुकानों अगर में खुलना चला रहे हैं। चाहिए तो फिर कहना उनके चाह रहा साथ हूं, क्या व्यवस्था हो, सिंगल और अगर टीचर- नहीं खुलने हैं तो कब तक बंद रहेंगे? मनीष पारिक जी, क्योंकि फाइनल जो स्टेटमेंट आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। नहीं, निश्चित तौर पर जो इस समय विजेंद्र बात यही है, जो गाइडलाइंस है, जो कि नॉर्म्स हैं, वो सब समझदार लोगों ने बनाए हैं और वो सब उसके साथ कोविड-19 के साथ जीने के रास्ते हैं। जो फीस के बारे में बात है, लोगों को लगता है ऑनलाइन हो जाना चाहिए, ऑनलाइन सुविधा सब जगह है नहीं, तो कुछ जगह ये लगता है कि उसको टर्म बाय टर्म कुछ 0.5% में लोगों को बुलाना चाहिए, ये बात भी है। उसमें फिर ये भी है कि गाड़ी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, उसमें 12 बच्चे एक साथ जाते हैं, डिस्टेंसिंग कैसे होगी? एक बच्चे की सामान्य प्रवृत्ति है कि वो उसको छूता है दूसरे बच्चे को, वो सबसे बड़ी समस्या है कि वो 10 भी होंगे ना अगर, तो भी वो छुएंगे। एक ये समस्या बड़ी आई है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने भी इसको बताया है कि अगर बच्चे मिलते हैं तो वो छूते ही हैं, ये उनका स्वभाव है। तो ये समस्या तो है एक। दूसरी बात ये है कि चूंकि ये यूनिवर्सली समस्या है, इसलिए इसके बारे में जो गाइडलाइन है वो यूनिवर्सली होनी है। तो निश्चित तौर पर कनाडा में बच्चों के बारे में क्या सोचा जा रहा है वही भारत में सोचा जाएगा। लोगों को लग सकता है कि वहां के हालात अलग है, की जो व्यवस्था है वो भारत के स्कूलों की नहीं है। कनाडा के किसी एक सरकारी स्कूल में एक क्लास के अंदर, एक कमरे के अंदर 1 से 8वीं तक के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे जी। मैंने वहां एक क्लास के अंदर 100 बच्चे नहीं पढ़ते होंगे सर। इसीलिए जो कनाडा की गाइडलाइन यहां जारी हो जाएगी जी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो एक 1/3 बच्चों को बुलाने की बात है, वो टर्म बाय टर्म है, डे बाय डे बदलना है। ये भी सर, मैं तो ये कह रहा हूं, जब एक क्लास में 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी टर्म लगाएंगे सर? जो है ना, व्यवस्थाएं आज तक माकूल क्यों नहीं हुई? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से, मूलचंद जी। मूलचंद जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, मेरा सवाल है गर्ग साहब से जी, कि जब बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती है तो स्कूलें क्यों नहीं खोली जा सकती? गिरिराज गर्ग जी। सर, सवाल तो जायज है क्योंकि लापरवाही वहां पर भी बहुत भारी देखी गई है, और जब परीक्षाएं की जा सकती हैं तो फिर उसी तरीके से बच्चों के साथ पढ़ाई भी की जा सकती है। सरकार ने पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को प्रमोट करने की छूट दी। केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन थी, तो केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसी के अनुरूप राज्य सरकार चल रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया बोर्ड की परीक्षाएं लेने का, तो राजस्थान सरकार ने नहीं बोर्ड की परीक्षाएं लेने का फैसला किया, और बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही है राजस्थान का, ये केंद्र का बोर्ड सीबीएसई की भी परीक्षाएं फैसला हो गया बोर्ड की परीक्षा लेने का। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है, हो सकता है कहीं उसके अंदर ना सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना आया हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो है सरकार ने पूरा ध्यान रखा है बच्चों का, और बोर्ड की परीक्षाएं जो की है वो सैनिटाइज करवा के, टेबल कुर्सी सैनिटाइज करवा के, बच्चों की डिस्टेंसिंग को दूरी रख के उसी हिसाब से बोर्ड की परीक्षाएं कराई गई है। और स्कूलों का जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है उस गाइडलाइन के अनुरूप ही, मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था पूरे देश के अंदर
जिसने कोरोना के जब गिनती के 10-5 केस आए होंगे उस समय 13 मार्च को राजस्थान की स्कूलें बंद की थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मुख्यमंत्री एक सवाल मेरा आपसे लेकिन अलवर से कॉलर हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हैं। सौरभ जी जरा कहिए क्या कहना चाहते हैं। दिनेश कांवड़ जी रुकिए सर, अरे सर रुकिए सर। सौरभ जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जब सरकार ये कह रही है कि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना है तो कभी न एक दिन स्कूल खोलने पड़ेगा ना। बाकी सब चीजें जब स्टार्ट हो चुकी है तो स्कूल वाले जो चीजें हैं जो भी है वो अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जी कहिए सर। मुझे लगता है आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए। आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हायर क्लासेस जो हैं उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं सुचारू हो तो फिर पूरे स्कूल को अल्टरनेट या फिर 3 दिन में एक बच्चे का नंबर है, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन गिराज जी, आपने ये कहा कि राजस्थान इस मामले में लगभग नंबर 1 पोजीशन पर रहा कोरोना कंट्रोल करने में। सर आई अप्रिशिएट, और शायद इसको पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन क्या राजस्थान के अलावा कोई और ऐसा प्रदेश है जहां पर पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए 7,500 स्कूल ऐसे हो जहां एक शिक्षक पढ़ाता हो, 167 स्कूल ऐसे हों जहां क्लासरूम ही ना हो, 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हों जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हों, 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हों, इमारत जर्जर हो चुकी हो? कोई और ऐसा आपको प्रदेश नजर आता है गिराज जी? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा सरकारी व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हैं, लगातार उनको दूर करने का प्रयास सरकार करती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी रही राजस्थान में, मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की बताइए ना, लेकिन आप लोग हमारे तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। गिराज जी ये बहस ही नहीं होती। अगर जरा बताइए, हर क्लास के लिए अलग से कमरा होता, हर क्लास के लिए अलग से शिक्षक होता तो बहुत आसानी से व्यवस्था हो सकती थी। देखिए, ऐसा कोई सरकार का हार्ड एंड फास्ट फैसला नहीं है, सरकार विचार कर रही है। आज शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य, बच्चों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। जब राजस्थान के थोड़ी ना होता है, जब राजस्थान जमीन पे होती है। नहीं, राजस्थान कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से बाबूलाल जी। बाबूलाल जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए आप वापस संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं आशीष। आशीष, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? हेलो जी। हेलो सर। हेलो, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो आशीष, सुन पा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर। हेलो आशीष, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं 12th क्लास स्टूडेंट हूँ। आज मैं पेपर देने गया था। जब मैंने पेपर देके बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पे किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाई थी। हमारे गाड़ी वगैरह एक साथ बाहर निकलती थी। मैंने आज की जो स्थिति देखी तो मुझे उससे लग रहा है कि अभी स्कूल खोलते हैं तो नुकसान हो सकता है। जी मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, हम कब बिल्कुल आशीष, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो स्कूल नहीं खुलने चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीकानेर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं शिव शंकर जी। शिव शंकर जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निजी स्कूलों के पीछे हर वक्त 24 घंटे निजी स्कूलों के ऊपर ही अटैक क्यों होता है? जी सर, कहने का मतलब समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा कहना मतलब है कि जैसे कोई भी बात होती है कि निजी स्कूलों का सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है लोगों का, जैसे पैसे लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या फीस मांग रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। ठीक बात, ऐसा क्यों है? ठीक है सर, इस सवाल का जवाब मैं दिनेश कांवड़ जी से लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर 1 जुलाई से सरकार स्कूल खुलते हैं तो फिर किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या आप वाकई में चाहते हैं स्कूल अभी खुले, या फिर आप चाहते हैं कि अभी लंबे वक्त तक स्कूल बंद रहे ताकि बच्चों पर कोरोना का खतरा ना मंडरा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यवस्थाएं हो नहीं पाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल खुले तो फिर खतरा बढ़ेगा, कोरोना का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप हमें फोन करके बता सकते हैं कि क्या स्कूलों को अभी और बंद रखना है या फिर स्कूलों को खोलते हुए एक ऐसी व्यवस्था करनी है कि बच्चे बचे रहें और कोरोना की जद में ना आए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ बीजेपी से मनीष पारिक जी बने हुए हैं, कांग्रेस से गिराज जी हमारे साथ बने हुए हैं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कांवड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं और स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश कांवड़ जी,
सर एक सवाल था जो ब्रेक से पहले था, और सवाल ये था कि जब भी कुछ बात आती है तो प्राइवेट स्कूल पर आ जाती है। मैं प्राइवेट स्कूल का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक व्यापार तो वो भी है जो इतने दिन से बंद पड़ा है, और सरकार ने बाकायदा ये कहा कि टीचर्स की फीस दीजिए। अब पैसा नहीं आएगा तो फीस कहां से आएगी? मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कॉलर का सवाल मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए निजी स्कूलों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। तो मैं उनको कह रहा हूं कि कोरोना बीमारी पूरे विश्व में ही, उसके लिए हम निजी स्कूलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। चीन से अभी युद्ध की संभावना है, उसके लिए निजी स्कूल जिम्मेदार नहीं है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं बेवजह के तर्क नहीं, सर माफ कीजिएगा, बेवजह के तर्क नहीं। विषय की बात कर रहे हैं, आप कहीं के मुद्दे को कहीं ले जा रहे हैं सर। आप भी जानते हैं कि उनका सवाल किससे जुड़ा हुआ था। आपने कहा कि निजी स्कूल के वो भी व्यापार कर रहे हैं, हम इसी चीज के खिलाफ है कि निजी स्कूल व्यापारी बन गए। ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ हो, आप शिक्षा के खिलाफ हो, आप बच्चों को नहीं भेजने के खिलाफ हो, आप फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हो। पूरी संस्था रोज डीजल बढ़ रहा है, एक बच्चा 15 दिन से डीजल बढ़ रहा है, बोले क्या कोई? अगर गैजेट्स पे रहता है पेरेंट्स पढ़ाता है क्या? विबंधित हो सकता है, सर गलत बात है। मानसिक रूप से विबंधित 15 दिन से डीजल बढ़ रहा है, कांग्रेस बोलती है, बीजेपी ने पेरेंट्स आप 5-5 घंटे उन बच्चों को मोबाइल पर बिठाते हैं। पेरेंट्स को जबरदस्ती 50,000 के स्मार्टफोन खरीदने पड़ रहे हैं। एक तरफ उनका जीवन व्यापन मुश्किल हो रहा है, घर खर्चा चलाने के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। आपको सिर्फ अपनी फीस वसूली के लिए ऑनलाइन क्लास का फंडा लाओ, ताकि बच्चों को पढ़ेगा, फीस वसूली का एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। डीजल पे पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? खिलाफ है। पहली क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा क्या ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करेगा? जहां स्कूल में 30 दिन जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन लगानी पड़ती है। हम 6 क्लास से जाने के बाद आप लोग सजेस्ट करते हो पेरेंट्स मीटिंग में कि बच्चों को ट्यूशन लगाओ, तो ऑनलाइन क्लास में आप उसको क्या पढ़ा के निहाल कर दोगे? आप हमको ये बता दीजिए। सिर्फ आपको अपनी फीस वसूली का एक जरिया चाहिए ऑनलाइन क्लास। दिनेश कांवड़ जी, इसका तो एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। सर सारे पेरेंट्स को आह्वान कीजिए, प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल लें। आह्वान कर दीजिए। क्यों निकालेंगे? बात खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं सर? स्टेट के साथ सब पढ़ाएंगे। अगर मैं गलत नहीं तो आपका खुद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा सर। कोरोना का खात्मा नहीं होगा। दिनेश कांवड़ जी आप यहाँ बैठे हुए हैं सर, जरा बताइए आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? बताइए सर। मेरा बच्चा तो कॉलेज में है। अब देख लो, पेरेंट्स एसोसिएशन बना रखी है, बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, ये नेतागिरी चलेगी जब तक फैसला हो ही नहीं सकता। बोल रहा हूं कि जिंदगी भर स्कूल में पढ़ेगा। हमारा आदमी शादीशुदा को राइट दे रहा है। ये बता दीजिए, ठीक है दिनेश कांवड़ जी। अरे सर ठीक है, दोनों रुकिए जरा, दोनों रुकिए जरा, दोनों रुकिए। टीवी के सामने सर, टीवी के सामने आते ही फिर बहसबाजी शुरू हो जाती है। घरसाना से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जसराज जी। सर रुक जाइए जरा, दोनों रुकिए। अरे अनिल शर्मा जी रुक जाइए सर। घरसाना से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जसराज जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सोलंकी जी, ये 2 आदमी आपने बैठा रखे हैं ना, ये तो अध्यक्ष बने बैठे हैं वेलफेयर एसोसिएशन के, दूसरे स्कूलों के अध्यक्ष बने बैठे हैं जी। बच्चे पिछले 4 महीने से चिड़चिड़े हो रहे हैं घरों में बैठे बैठे जी। बच्चे घरों में बैठे बैठे 4 महीने से चिड़चिड़े हो रहे हैं। बच्चों के पढ़ाने का आपका पूरा का पूरा जो भी आप गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। पिछले 40 साल उम्र है मेरी, 40 साल में जो शिक्षा मंत्री मैंने देखा है, ऐसा शिक्षा मंत्री राजस्थान में आया नहीं। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप शिक्षा मंत्री पे छोड़ दो ना, वो अपने आप करेंगे सारा काम। इतनी बढ़िया उन्होंने ट्रांसपोर्ट नीति अपनाई थी, हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुई। आप ये हर बात पे जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं जी, सेंटर की गाइडलाइन, सेंटर क्या करेगी? सरकार तो राजस्थान गवर्नमेंट चलाएगी ना जी। जब राजस्थान गवर्नमेंट इस पे आपके बच्चों के लिए चला रही है, सारा काम प्रबंध कर रही है, तो आप एक डोडा सा छोड़ दो, वो सारी चीज छोटे इंटेलिजेंट आदमी है वो जी। लेकिन जसराज जी, सवाल दरअसल ये है, सरकारी स्कूलों को लेकर ही सवाल है, और सवाल यह है कि 7,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा है पूरे स्कूल को। 167 स्कूल ऐसे हैं सर, राजस्थान का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, जहां एक भी क्लासरूम नहीं है। 2,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पहली से और 5वीं तक के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है। 14 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं सर जहां एक ही क्लास के अंदर पहली से 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं जसराज जी। राजस्थान का यूजी, मैं गढ़थाना पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता हूँ जी। मैं अभी गढ़थाना पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता हूँ। हमारे यहाँ 2-3 किलोमीटर स्कूल है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है, आज अगर एग्जाम हो रहे हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुलेगा जी? खुल सकता है स्कूल। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए सर, ये बताइए। सोलंकी जी, स्कूल खोलोगे तो ही बच्चे सही रहेंगे। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं घरों में। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं यहां पर ले लूंगा। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं धौलपुर से।
करने के लिए कोरोना बम वाकई में फूटा है, लेकिन अब ये कहां तक जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। गिराज जी, आपने कॉलर को सुना था, यकीनन ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि 3-4 महीने हो चुके हैं, बच्चा घर पर है, अब वो पढ़ भी नहीं पा रहा है, ज्यादा वक्त भी नहीं बिता पा रहा है, खेल भी बहुत ज्यादा नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष है इसके। कॉलर ने जो कहा वो भी बात उनकी अपनी जगह सही है, और सरकार का पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहे, बच्चा संक्रमित नहीं हो और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो इन सब बातों को देख के ही फैसला किया जाएगा। अभी जल्दीबाजी है कि साहब सरकार ने ऐसा कोई फैसला कर लिया है कि 1 जुलाई से बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट स्कूल खोलने ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के स्तर पे विचार है, और आपने खुद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जितने संवेदनशीलता के साथ फैसले कर रहे हैं, सर हम तो ये कह रहे हैं जब तक व्यवस्था ना हो, चाहे वो फेलियर किसी का हो, जब तक व्यवस्था ना हो तब तक स्कूल खोलने ही नहीं चाहिए। हम तो बहुत क्लियर कट ये कह रहे हैं। सुजानगढ़ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कानाराम जी। कानाराम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने जो बड़ी खबर बताई है बाड़ी धौलपुर से जी, तो उससे ये पता चलता है कि विधायक भी कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं, तो स्कूल में इतने बच्चे एकत्रित होंगे तो कैसे बचेंगे? ठीक बात है। तो आप चाहते हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। अनिल शर्मा जी, दूसरी बात, अनिल शर्मा जी, देखिए ये तो बहुत क्लियर कट है, अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी देखिए हम भी इनसे स्कूल तो नहीं खुलेंगे। 100% हम भी सहमत है। बच्चे की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। रोजगार अपनी जगह हो सकता है, परेशानी अपनी जगह हो सकती है, बच्चे की सुरक्षा हम सबकी प्रायोरिटी है, वो रहेगा तो ही तो स्कूल चलेंगे, इसलिए इसमें कहीं खतरा नहीं है। हम भी ये चाहते हैं सरकार गाइडलाइंस बनाए, ढंग से बनाए, जो सुरक्षा उपकरण है वो भी हों, लेकिन जिस दिन सुरक्षा उपकरण गाइडलाइन आ जाए और हमें कोरोना के साथ जीना है तो पेरेंट्स कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करके चीजों को इस तरह चलाएं जो न हम परेशान हो न वो, बच्चे एजुकेशन से भी नहीं छूटे। कोरोना की वैक्सीन डेवलप हो जाए, बच्चों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो जाए कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की ऑनलाइन पेरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के रूप को कुछ इस तरह दूसरा अपनाएं। अच्छा दिनेश कामत जी, जैसे घर जाके बच्चों को पढ़ा रहे गांव में टारगेट हो रहा है, तो पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? ये तो मैं बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, आप भी बेहतर जानते होंगे। तो पहले आप ही बताइए कि अगर गाइडलाइन आती है तो सबसे पहले क्या खोलने चाहिए, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल? आप ही बताइए। देखिए गाइडलाइन तो सरकार फॉलो कराएगी, प्राइवेट स्कूल सर व्यवस्थाएं तो आपने देखी होंगी ना, बच्चा भी पढ़ के आया होगा, ये तो किस तरह आसपास भी देखते होंगे, आप बताइए ना जरा, खुलकर बोलिए ना। खोलो या बाद में प्राइवेट स्कूल खोलो, ये दोनों तो अलग अलग कैसे होंगे? वो तो साथ चलेगी पढ़ाई तो सब बच्चों की। क्या दोनों में एक सी व्यवस्थाएं हैं? भाई ऐसी क्या दोनों में एक सी व्यवस्थाएं हैं? सरकार को ऐसी पुख्ता व्यवस्था करके ही खोलनी चाहिए, क्या दोनों में एक सी व्यवस्थाएं हैं? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इस वर्तमान कोरोना काल में सर एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, एक आंख से नहीं दिखता है। पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं सिरोही से। पृथ्वीराज जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही स्कूलों ने पृथ्वीराज जी, जिसके पास सुविधा है वो करें। जी पृथ्वीराज जी क्या कहना चाहते हैं? सर बताइए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि स्कूलें जितनी भी है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेके ज्यादातर ऑनलाइन के ऊपर जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी, पोखरियाल जी ने भी एक बात कही थी कि हम चैनल चालू करेंगे 1 से 12 तक जी, वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। और प्राइवेट स्कूल के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि सरकार नीति बनाए कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके अच्छी तरह से, जिससे कि आज के दिन में 10 लाख कर्मचारी जो शिक्षक है और कम से कम 2.5 से 3 लाख कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगारी से बच सके एवं सब बच्चों की भी पढ़ाई चालू हो सके। बिल्कुल ठीक बात है सर, एक आंख से थोड़ी ना देखा जाएगा, आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से। कुणाल जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो छोटे आरबीएससी स्कूल है या जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उन्होंने लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई कराना तो सिखा दिया सर, और अगर पहले का देखा जाए तो सर वो आज तक कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा पाए जी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि एक बार आप सर एक बार परमिशन दीजिए ताकि जितने भी जो छोटे स्कूल वाले हैं कुछ स्टेप उठा के वो सैनिटाइजेशन का और इस चीज का भी पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बार सर मौका देने वाली बात है सर जी, हम गाँव में जो कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। एक और कॉलर है, मैं उसको और जोड़ लेता हूँ। जालोर से हमारे साथ कृष्णा कांत जी जुड़े हैं। कृष्णा कांत जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को मारने के लिए कोई नहीं भेजेगा, पहली बात तो स्कूल। बिल्कुल ठीक बात। और दूसरी बात है कि इन टीचरों ने जब ये कोरोना वायरस के में ड्यूटी करी है ना, मैं इनको बेचारों को पानी तक नहीं पिलाया किसी ने भी।
और तीसरी बात है कि स्कूलों में बर्बाद गवर्नमेंट की इसलिए हुई है कि टीचरों को मतलब जो देखो ड्यूटी, मुझे तो लग रहा है अगर युद्ध भी हो जाएगा ना तो चाइना बॉर्डर पे नहीं भेज देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वर्तमान हालात ये हैं कि 4 लाख राजस्थान में टीचर हैं, उनमें से 1,75,000 को कोरोना वॉरियर बना दिया गया है। जो बच गए हैं उनमें से ज्यादातर बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। स्कूल खुल गए तो ना जाने कौन पढ़ाने के लिए पहुंचेगा। मनीष पारिक जी, सर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे पहली बात तो बच्चे घर में रहकर फोन के एडिक्ट ना हो, क्योंकि अगर वो 4-4, 5-5 घंटे फोन पर रहेंगे सर एडिक्शन होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। रिपोर्ट्स इसको लेकर कह रही हैं। दूसरा कंसर्न स्कूलों को लेकर कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको उनकी पेमेंट होती रहे, स्कूल चलते रहें। और तीसरा बच्चे की जान को खतरा ना हो, इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोच रही है। बिल्कुल विजेंद्र, ये इस बारे में जो भी एनसीईआरटी के एस्पेक्ट पर भी बात हुई है, केंद्र सरकार के मंत्री जी जो हैं उन्होंने भी इस विषय पे बात की है, तो मुझे लग रहा है उस पर कोई काम चल रहा है, वर्कआउट हो रहा है। बड़ी बात ये भी है, आपने देखा माननीय मोदी जी ने कितनी सेंसिटिवली इस विषय को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मानते हुए राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ दिया कि वो लॉकडाउन को जारी रखें, आगे बढ़ाएं, उसमें छूटें दें, वो करते हैं। दूसरी बात एक उदाहरण दुनिया के सामने है कि ऑस्ट्रेलिया में सीधा 6 महीने का लॉकडाउन है पूरा, और इसका कारण ये भी लोगों को ध्यान आया है कि अगर डिस्टेंसिंग एस्पेक्ट पे ही काम होना है तो ये विषय विचार किया जा सकता है कि स्कूलों पे 6 महीने तक ये बात की जाए। ऑस्ट्रेलिया में ये भी बताइए कि आर्थिक पैकेज किस तरीके से दिया गया और वो लोन की शक्ल में नहीं है, वो डायरेक्ट बेनिफिट है, ये भी बताइए सर। मैंने आपको ये भी कहा कि 5वीं तक के बच्चों को तो एक्सेप्शन भी है, जनरल प्रमोशन हो, 6 से लेकर 9 तक के बच्चों को अल्टरनेटिव डेज पे क्लास हो, और 9 से 12 वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का एस्पेक्ट हो। ये 3 फिनोमिना चल रहे हैं। इन तीनों फिनोमिनों को ओवरऑल विचार करके काम करना पड़ेगा, तब ये सुरक्षित होंगे, क्योंकि माता पिता भी बच्चों के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। जो सारा मसौदा है वो फीस का है, मुझे ऐसा लगता है वो उनका अंश है, सारा मसौदा फीस का है। और इसमें भी जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया, राज्य सरकार को भी स्कूलों के बारे में कोई पैकेज विचार करना चाहिए कि ऐसे प्राइवेट स्कूल। अच्छा सर बताइए, 20 लाख करोड़ में से राज्य सरकार को कितना मिला? मैंने आपको कहा उसमें से ही है सब, वो जो अन्न बताइए ना कितना, क्योंकि राज्य सरकार तो उसी में से पैकेज है, ये जो चावल है, ये जो चने हैं, नहीं आप बताओ ना। अच्छा ठीक है, जो चने चावल उठा नहीं रहे हो आप, चने चावल कोटा में पड़े सड़ रहे हैं, आपकी सरकार उठा नहीं पा रही है, गरीब को कुछ दे नहीं पा रही है, और आप यहाँ बातें कर रहे हो। मजदूरों को जो है जी कोटा में कितना टन गेहूं पड़ा है, उठाया नहीं राज्य सरकार ने बांटने के लिए, ये बताओ आप। अरे दे दिया, खरीद के केंद्र सरकार ने तीसरे दिन पहुंचा दिया, राज्य सरकार आपने उस पर कोई काम नहीं किया। और अब आप ये बातें कर रहे हो केंद्र सरकार दे दिए, अभी आप सोच रही है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में। चलिए सर, मुझे लगता है कि अब आप दोनों का आना यहाँ पर सफल हो गया होगा। ठीक है मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी रुक जाइए, गिराज जी रुक जाइए। अरे सर दोनों रुकिए, कॉलर को मैं जोड़ रहा हूँ बीकानेर से, बीकानेर से हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष पारिक जी रुकिए सर, सर जनता की सुन लीजिए। गिराज जी रुकिए, गिराज जी रुकिए, जनता की सुन लेते हैं। मनीष जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, कहिए मनीष जी क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। अरे सर सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर। बीकानेर राजस्थान में मनीष जी रुक जाइए, अरे सर सुन लीजिए, बताइए। स्कूल में टीचर हूँ सर मैं भी। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ जैसे प्राइमरी स्कूलों में जैसे अपर प्राइमरी है तो उनमें बच्चे, जैसे आपको पता है बच्चों में कितनी समझ होती है, तो वो सोशल डिस्टेंस वगैरह क्या समझ पाएंगे? ठीक बात है, ये हमें बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। हम भी चाहते हैं बच्चे स्कूल आए, लगातार स्कूल से बच्चे टूटे रहेंगे ना तो बच्चे क्या सीख पाएंगे? और ऑनलाइन क्लासेस ग्रामीण एरिया में सर पीछे हुई थी, पर उतनी सक्सेस नहीं हो पाई जितनी गवर्नमेंट चाहती थी। जी हाँ, तो है ना, हम भी चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल गाइडलाइन सरकार के द्वारा तय की जाए और बच्चों को स्कूल, हम चाहते हैं स्कूल खुले बच्चों के लिए। ठीक है सर, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के साथ जहां बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खतरा ना हो, खिलवाड़ ना हो। बाड़मेर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए सर। सर मैं तो ये कह रहा हूँ अभी स्कूल खोलने भी चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए एक रूम में 100 बच्चे बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना, इतनी व्यवस्था नहीं हो रही है। और बाकी प्राइवेट स्कूलों की देख रहा हूँ तो बस में कम से कम 50, 60, 70 स्टूडेंट बैठते हैं, तो उनमें बच्चे भी आगे बढ़ानी चाहिए, सोशल डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए। और ऑनलाइन प्रक्रिया है तो हमारे इधर पश्चिम राजस्थान बाढ़ में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन भी इतनी सक्सेस हमारे इधर नहीं हो पा रही है। ठीक बात है सर। जोधपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं?
सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये निवेदन है आपकी, आज 12वीं भूगोल की परीक्षा की बोर्ड की, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः धज्जियां उड़ी है, तो कम से कम अपने एम्स के डायरेक्टर रणदीप जी गुलेरिया के अनुसार 15 अगस्त तक कोरोना निश्चित रूप से 2 पॉइंट से डाउन स्थिति आएगी जाएगा। तो जब तक क्या है कि अबोध बालक है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, मैंने आज दृष्टांत के रूप में सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को देखा है, वो 3 महीने से ऐसे मिले, गले मिले थे, तो वहाँ वो इस चीज को समझते ही नहीं है। तो क्लासरूम में एक शिक्षक उनको जब पीरियड समाप्त होने के बाद में उनका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और ये पूर्ण ठीक बात है। तो इसके लिए कोई न कोई, बिल्कुल आपने एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है अनिल शर्मा जी। वाकई में जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसके बाद बच्चे अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा देनी है, लेकिन बाहर आते ही वो गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सर इसीलिए मैंने इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालने की मैंने आपसे बात कही कि व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं बच्चों में संभव नहीं है जी। गवर्नमेंट एक संतुलित रास्ता निकाले जहां ऑनलाइन एजुकेशन की जो फैसिलिटी नहीं है वो गवर्नमेंट कुछ सहायता उसमें मदद करे। जो टीचर्स की सैलरी मान लीजिए पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फीस नहीं दे, गवर्नमेंट उनके खाते में 1000 रुपए कुछ गवर्नमेंट खर्चा डाले, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके ज्यादा करे तो सरकारी टीचर से कुछ काट ले थोड़े दिनों के लिए, उनको थोड़ा कम दे दे। शिक्षा अगर राज्य सरकार का विषय है तो केंद्र का भी है सर, संपत्ति है, केंद्र का भी है। नहीं केंद्र का नहीं, आप मैं उस समय बीच में बोल रहे थे आप, मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी शिद्दत से मोदी जी ने प्रयास किया है, मैं बताऊं आपको, ये राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बता रहा हूं क्या जिम्मेदारी। अब इसमें क्या हो सकता है सर, जब हम तो पेट का भी सवाल हमारे, हमने गांव में क्या किया, हमारा टीचर आप ताजुब करोगे सर, गांव जा रहा है ढाणी में, वहां 10 बच्चों को दूर दूरी पे बिठा रहा है और बेचारा वहां शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्या करें, मजबूरी है हमारी। मैं बोल रहा हूं, बच्चा भी जुड़ा रहे, कुछ दारू गुरुकुल की परंपरा और शिक्षा की परंपरा अगर होती, कर रहे हैं, स्थिति नहीं आती। आज कर रहे हैं ना, तो दुकानें खुल गई गांव में। हाँ है, कुछ दुकानें हैं, कुछ है, सब नहीं है, तो ये सब नहीं है, दुकानों की है, कुछ दुकानों के नेता हो आप। दिनेश कामत जी, मैं बार बार आपको इसी बात के लिए टोक रहा हूं, आप ये बताइए, जो आप लगातार ये बयान देते हैं, कभी ये बयान सरकारी स्कूल के अगेंस्ट क्यों नहीं आते? सबसे बुरी हालत तो सरकारी स्कूलों की है। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों की हालत खराब हुई है, तभी निजी स्कूलों की क्यों बाकायदा पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष होने के बावजूद ये आवाज नहीं उठाते कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त कीजिए ताकि बच्चा प्राइवेट स्कूल में ना जाए? तो निजी स्कूल में कोई जाएगा ही नहीं। ये स्थिति तो बिल्कुल सरकारों ने बिगाड़ रखी है। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल है, स्थितियां तो फिर उनकी खिलाफत क्यों करते हैं सर? खुलकर कहिए ना। कौन करता है? 82,000 रुपए पर बच्चा खर्चा आता है सरकारी में, जिसको फ्री कह रहे हैं। फ्री है कहाँ? जो 42,000 करोड़ बजट में 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये तो संचालन खर्च है, फैसिलिटीज नहीं है। टीचर्स को कभी राशन कार्ड की दुकान पे लगा देते हैं, कभी कोरोना वायरस में कभी जनगणना में लगा देते हैं। आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना सर। राशन की दुकान पे टीचर्स को लगा रखा है, मतगणना में लगा देते हैं, जनगणना में लगा देते हैं। उनको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं दे रहे, उनको बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं देती है सरकारें, चाहे कोई सी भी सरकार। 70,000 सर, कम से कम अगर बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी सरकार हो XYZ अगर वाकई में गंभीर है तो कम से कम एक नियम तो निकलना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो पढ़ाई के अलावा किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगा, किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। कम से कम ये तो कीजिए सर। नहीं देखिए, सरकारी जो टीचर है वो सरकारी टीचर चूंकि सरकारी कर्मचारी है, और कई बार ऐसी सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे कोरोना। टीचर्स के मामले में क्यों होती है सर? कोरोना नहीं, दूसरा सरकारी डॉक्टर को तो देखिए स्कूल में जाते नहीं, विजेंद्र जी मैं बता दूं आपको, नगर निगम का कर्मचारी हो, जेडी का कर्मचारी हो, दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, सबको इस कोरोना के अंदर, योद्धा के अंदर लगाया है। ऐसा नहीं है खाली टीचर को लगाया है, सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं लगाया, बाकी दूसरे विभागों के लोगों को, कर्मचारियों को भी इस ड्यूटी में लगाया है। तो इसलिए क्या है, हम ये कहते हैं साहब खाली। अच्छा ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। एक लाइन में बताइए गिराज जी, कब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए? देखिए, सीधा जवाब दीजिए। सरकार विचार कर रही है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ फैसला करेंगे। बच्चों के भविष्य की प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता बच्चों के स्वास्थ्य। 15 अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे? निश्चित रूप से सरकार फैसला करेगी। सरकार मनीष पारिक जी, आपको लगता है कि 15 अगस्त तक कम से कम जब तक स्थिति कंट्रोल न हो स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए? बिल्कुल लगता है ऐसा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है और उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन का एस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि राज्य सरकार को ऐसी फीस कम करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को अनुदान देने की बात करनी चाहिए उन स्कूलों को
जिनको इसमें अनिल दिक्कत शर्मा जी एक लाइन में बताइए। एक बीच का रास्ता निकले सर, संतुलित, जहां बच्चे की सुरक्षा भी मायना रखे और उसका एजुकेशन भी। ठीक है दिनेश कांवड़ जी, मान लिया जाए अगले 2 महीने स्कूल नहीं खुलने? बिल्कुल, जब तक बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो, कोरोना यहाँ से बिल्कुल नहीं चला जाए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी शुक्रिया, गिरिराज जी आपका भी शुक्रिया और मनीष पारिक जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना कि यकीनन बच्चों को काफी लंबे वक्त तक आप पढ़ाई से दूर नहीं रख सकते, तो फिर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहां वो कोरोना से दूर रहें और पढ़ाई के नजदीक रहें। सरकार को जल्द से जल्द इसको लेकर कोई व्यवस्था बनानी होगी और उसके लिए गाइडलाइन भी जारी करनी होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।